सोचने वाली बात है, कभी कभी सबसे बड़े रहस्य एक ही बातचीत में खुल जाते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जहां एक जादुई स्कूल के नीचे छुपा एक खतरनाक राज एक ही कमरे में एक ही रात में सबके सामने आ गया। देखिए, सामने है एक शानदार तलवार, एक अजीब सी डायरी और एक कहानी जो बस खुलने ही वाली है। लेकिन ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक पहेली के टुकड़े हैं और इन टुकड़ों को जोड़ने पर ही पता चलेगा कि उस रात आखिर हुआ क्या था। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे कमरे से जहां हवा में टेंशन भरी हुई है। सोचिए, कुछ बच्चे अभी अभी एक बहुत ही खौफनाक जगह से लौटे हैं और वहां जो बड़े हैं उनके दिमाग में बस एक ही सवाल है, आखिर हुआ क्या। उन्हें जवाब चाहिए, लेकिन जो जवाब मिलने वाले थे ना, वो कहानी से भी ज्यादा हैरान करने वाले थे। और दरवाजे पर देखिए कौन खड़ा है, वही बच्चे। लेकिन उनकी हालत बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी जाते वक्त थी। पूरी तरह कीचड़, काई और खून से सने हुए। उनकी हालत उनके लफ्जों से कहीं ज्यादा चीख चीख कर बता रही थी कि वो किसी बहुत बहुत बुरे सपने से बचकर आए हैं और उस सपने के निशान वो अब भी उनके साथ थे। और फिर उस सन्नाटे को तोड़ती है एक आवाज, एक सवाल। मिसेस वीजली की आवाज में डर भी है, सुकून भी और हैरानी भी। और ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उस पूरी उलझन की चाबी थी जिसे अभी सुलझाना था। तो जवाब की शुरुआत होती है हैरी की कहानी से। और क्या कहानी थी वो, एक ऐसे सफर की दास्तां जो स्कूल के नीचे अंधेरे पाइपों से गुजरकर एक बहुत पुराने, बहुत गुप्त चैम्बर तक जाती थी। और वहां इंतजार कर रहा था एक विशाल राक्षस। लेकिन सवाल यह है कि हैरी आखिर उस चैम्बर तक पहुंचा कैसे। तो सब कुछ शुरू हुआ एक अजीब सी आवाज से, एक ऐसी आवाज जो सिर्फ उसे सुनाई दे रही थी। फिर उस आवाज का पीछा करते करते उसने किया विशाल मकड़ियों का पीछा सीधे जंगल में। वहीं उसे क्लू मिला कि 50 साल पहले जो पहला शिकार हुआ था, यानी मॉर्निंग मॉर्टल, वो इस पहेली का अगला हिस्सा है। और बस सारे क्लूज, सारे सुराग उसे सीधा मॉर्टल के बाथरूम तक ले आए जहां उस चैम्बर का रास्ता छुपा था। पर हैरी वहां अकेला नहीं था, बिल्कुल नहीं। जब लग रहा था ना कि अब सब खत्म, तभी जादुई तरीके से मदद पहुंची। एक वफादार फीनिक्स, एक पुरानी सी हैट और फिर उस हैट से निकली एक शानदार तलवार। ये चीजें एक ही बात साबित करती हैं कि कभी कभी सच्ची वफादारी ही सबसे बड़ा जादू होती है। हैरी ने राक्षस से लड़ने की कहानी तो सुना दी, लेकिन वो कुछ छुपा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था जो सिर्फ उस लड़ाई का नहीं था, कुछ और था। असली कहानी वो तो अभी बाकी थी, और वो कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और कहीं ज्यादा खतरनाक थी। और वो गहरा राज वो छुपा था एक मामूली सी दिखने वाली डायरी में, वोल्डेमॉर्ट की जादुई डायरी। और बस यहीं से एक फिजिकल फाइट की कहानी एक दिमागी और जादुई साजिश की कहानी बन जाती है। और हमेशा की तरह प्रोफेसर डंबलडोर आते हैं सीधे असली मुद्दे पर। उनकी दिलचस्पी इस बात में नहीं थी कि हैरी कैसे बच गया, उनकी दिलचस्पी थी इस बात में कि आखिर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने जिनी जैसी एक मासूम लड़की पर कब्जा कैसे किया। अब सवाल बहादुरी का नहीं रहा था, अब सवाल था धोखे का। तो आखिर इस पूरी साजिश के पीछे था कौन? कोई अनजान दुश्मन नहीं था, बल्कि हॉगवर्ट्स का ही एक एक्स स्टूडेंट, टॉम रिडल। हाँ, वही नाम। एक ऐसा लड़का जिसे 50 साल पहले स्कूल का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट माना जाता था और जो आगे चलकर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट बना। एक तरफ एक होशियार चार्मिंग स्टूडेंट और दूसरी तरफ एक ऐसा चेहरा जिसमें इंसानियत का नामो निशान तक नहीं बचा है। ये बदलाव है टॉम रिडल का लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट बनने तक का। एक ऐसा सफर जिसने सिर्फ उसका चेहरा ही नहीं, उसकी रूह तक बदल दी। तो वोल्डेमॉर्ट का हथियार कोई तलवार या जादुई छड़ी नहीं थी, हथियार थी एक डायरी। जिनी के इस कबूलनामे से ही पता चलता है कि वोल्डेमॉर्ट ने कैसे उसके इमोशंस का फायदा उठाया। पहले उसका दोस्त बना और फिर उसे अपनी कठपुतली बना लिया। तो अब जब सारा सच सामने आ चुका था, तो आगे क्या हुआ? देखिए, हर बड़ी लड़ाई के बाद सिर्फ सुकून नहीं मिलता, उसके साथ मिलती है समझदारी और ऐसी वार्निंग्स जो हमेशा के लिए सबक बन जाती हैं। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सबक यही है, मिस्टर वीजली की ये चेतावनी। ये बात सिर्फ उस डायरी के लिए नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो हर उस जादुई चीज के लिए थी जो अपनी मर्जी से सोच सकती है। जादू की दुनिया में जिंदा रहने का ये एक बहुत जरूरी नियम है। और सजा देने की जगह डंबलडोर ने दिखाई दया। उन्होंने समझाया कि वोल्डेमॉर्ट का सबसे बड़ा हथियार उसका जादू नहीं है, बल्कि लोगों को धोखा देने की उसकी काबिलियत है। और उसके धोखे का शिकार कोई भी हो सकता है, कोई भी, चाहे वो कितना भी बड़ा या समझदार क्यों ना हो।
और आखिर में एक अच्छी खबर, उम्मीद की एक किरण। जो लोग बेसिलिस्क का शिकार हुए थे वो सब अब ठीक हो जाएंगे, और ये इस बात का पक्का सबूत है कि अंधेरा चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, उम्मीद की रोशनी उसे हमेशा मिटा सकती है। टॉम रिडल बस एक याद ही तो था जो एक डायरी में कैद था, लेकिन उस एक याद ने पूरे स्कूल को तबाही के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। तो ये सोचना जरूरी है कि हमारी यादें आखिर कितनी ताकतवर हो सकती हैं। अक्सर ये सवाल उठता है कि हमारी असली पहचान किस चीज से बनती है, हमारी काबिलियत से या फिर हमारे फैसलों से। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ी लड़ाई अभी अभी खत्म हुई है, दुनिया को बचा लिया गया है, पर हीरो के मन में जश्न की जगह एक बहुत गहरा सवाल उठ रहा है कि अब आगे क्या। तो ये जो हम बात करने वाले हैं ये सिर्फ घटनाओं का एक रिकैप नहीं है, नहीं, ये एक हीरो के अंदर चल रहे संघर्ष की कहानी है। एक ऐसा संघर्ष जो उसे ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या मैं उसी दुश्मन जैसा हूं जिससे मैं अभी अभी लड़ा हूं। तो सीन कुछ ऐसा है, हैरी और रॉन दोनों डंबलडोर के सामने खड़े हैं और माहौल में जबरदस्त टेंशन है। उन्हें लग रहा है कि बस इस बार तो पक्का स्कूल से निकाल दिए जाएंगे। लेकिन तभी कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। डंबलडोर सबकी उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। सजा देना तो दूर, वो उन्हें स्कूल की सेवा के लिए स्पेशल अवार्ड्स देते हैं, और तो और ग्रिफिंडोर को मिलते हैं पूरे 200 पॉइंट्स, मतलब कुल 400। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि कभी कभी नियम तोड़ने के पीछे की नीयत ज्यादा मायने रखती है। अच्छा, अब रॉन चला जाता है और कमरा एकदम शांत हो जाता है, और बस यहीं से हैरी का असली अंदर का संघर्ष शुरू होता है। अब वो अकेला है अपने सबसे बड़े डर के साथ, और हैरी आखिरकार अपनी सबसे गहरी चिंता जाहिर कर ही देता है। वो बताता है कि टॉम रिडल ने, यानी कि वोल्डेमॉर्ट ने, कहा कि वो दोनों एक जैसे हैं, उनमें बहुत सारी समानताएं हैं। और सच कहूं तो ये ख्याल हैरी को अंदर तक डरा रहा है। और देखिए, इस डर की वजह भी है, कोई हवाई बात नहीं है। हैरी पासलटांग बोल सकता है, बिल्कुल वोल्डेमॉर्ट की तरह। याद है, सॉर्टिंग हैट ने भी तो उसे स्लाइदरिन के लिए ही चुना था, और उसमें वही रिसोर्सफुलनेस है, नियमों को ताक पर रखने की आदत भी। तो सवाल तो उठेगा ही कि क्या हैरी और वोल्डेमॉर्ट में सच में कोई फर्क नहीं है। तो अब इस रहस्य की और गहराई में उतरते हैं। आखिर इन समानताओं की जड़ क्या है, कहां से आई ये सब चीजें, और इसका जवाब सच में किसी को भी चौंका सकता है। यहां डंबलडोर एक बहुत बड़ा राज खोलते हैं। वो बताते हैं कि जिस रात वोल्डेमॉर्ट ने हैरी को मारने की कोशिश की थी, उस रात उसने अनजाने में अपनी कुछ शक्तियां हैरी को ट्रांसफर कर दी थीं। हैरी की पार्सल टैंक बोलने की काबिलियत वहीं से आई थी। ये सुनकर हैरी का सवाल उसकी हैरानी और उसके डर को साफ साफ जाहिर करता है। मतलब जरा सोचिए, ये ख्याल कि आपके दुश्मन का एक हिस्सा आपके ही अंदर मौजूद है, ये किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। और इस खुलासे के बाद हैरी सिर्फ एक ही नतीजे पर पहुंच पाता है कि अगर उसमें स्लाइदरिन के फाउंडर की शक्तियां हैं तो शायद उसकी असली जगह स्लाइदरिन ही थी। वो एकदम हताश होकर डंबलडोर से यह सवाल पूछता है, मानो वो चाहता हो कि उसका सबसे बुरा डर सच साबित हो जाए। और बस यहीं पर यह पूरी बातचीत अपने सबसे जरूरी मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि अब डंबलडोर एक ऐसा जवाब देते हैं जो न सिर्फ इस कहानी का बल्कि शायद हम सबकी जिंदगी का भी एक मूल मंत्र है। डंबलडोर दो चीजों को आमने सामने रखते हैं। एक तरफ है काबिलियत, मतलब वो शक्तियां जो हमें विरासत में मिलती हैं, जैसे हैरी की पार्सल टांग, और दूसरी तरफ हमारे चुनाव, हमारे फैसले, वो रास्ते जो हम खुद चुनते हैं। जैसे हैरी ने सॉर्टिंग हैट से कहा था कि उसे स्लाइदर में नहीं जाना है, और यही है वो सबसे बड़ा संदेश। ये हमारे चुनाव होते हैं हैरी, जो दिखाते हैं कि हम असल में क्या हैं, हमारी काबिलियत से कहीं ज्यादा। कितना पावरफुल विचार है ये। हमारी पहचान इस बात से नहीं बनती कि हम क्या क्या कर सकते हैं, बल्कि इस बात से बनती है कि हम क्या करना चुनते हैं। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। डंबलडोर सिर्फ फिलॉसफी पर नहीं रुकते, वो हैरी को एक ठोस सबूत देते हैं जो उनकी बात को 100% सच साबित कर देता है। डंबलडोर हैरी से कहते हैं कि वो उस खून से सनी चांदी के तलवार को देखे। हाँ, ये वही तलवार है जिसे हैरी ने चेंबर ऑफ सीक्रेट्स में सॉर्टिंग हैट से बाहर निकाला था। और जब हैरी उस तलवार को ध्यान से देखता है तो उसे मूठ के ठीक नीचे एक नाम खुदा हुआ दिखाई देता है, गॉड्रिक ग्रिफिंडोर। ये ग्रिफिंडोर हाउस के फाउंडर की खुद की तलवार है। डंबलडोर का आखिरी तर्क एकदम सीधा और साफ है, कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक सच्चा ग्रिफिंडोर ही उस टोपी से ये तलवार निकाल सकता था। और यही हैरी की असली पहचान का सबसे पुख्ता सबूत है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हैरी को वो तलवार उसकी किसी काबिलियत की वजह से नहीं मिली, नहीं, वो उसे इसलिए मिली क्योंकि उसने वफादारी दिखाई और मदद मांगी। ये एक चुनाव था, एक फैसला था, और उसके इसी चुनाव ने साबित कर दिया कि उसका दिल असल में किस तरफ है।
हम अपनी खुद की शक्तियों या कमजोरियों पर शक करें तो शायद हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारी पहचान हमारी काबिलियत नहीं बल्कि हमारे फैसले तय करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारे चुनाव हमारे बारे में क्या कहेंगे। जैसे ही लूशियस मैल्फॉय ये शब्द कहते हैं, पूरा माहौल, पूरा टेंशन एकदम से बढ़ जाता है। एक जबरदस्त पावर स्ट्रगल के लिए स्टेज सेट हो जाता है। तो चलिए इस कॉन्फ्रंटेशन को ठीक से समझने के लिए पहले ये देखते हैं कि कमरे में कौन कौन है और उनका मकसद क्या है। एक तरफ है बिल्कुल रॉ अनकंट्रोल्ड गुस्सा मैल्फॉय, जो गुस्से से लाल पीला हो रहा है, और दूसरी तरफ है एकदम शांत डंबलडोर, जिनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है। तो शुरू से ही ये स्ट्रैटेजीज का एक क्लासिक क्लैश है, एकदम आमने सामने। तो मैल्फॉय का ओपनिंग मूव, उसकी पहली चाल एक डायरेक्ट अटैक है। उसकी कोशिश है कि वो आते ही सबको डरा दे, डोमिनेट करे और इससे पहले कि डंबलडोर कुछ बोल पाए पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले ले। अब देखिए, डंबलडोर यहां सिर्फ डिफेंड नहीं करते बल्कि वो इस पूरे अटैक को मैल्फॉय के सिर पर ही पलट देते हैं। मैल्फॉय के गुस्से को ही उसके खिलाफ एक हथियार बना लेते हैं। डंबलडोर बड़े आराम से मैल्फॉय के पूरे केस को एक एक करके तोड़ देते हैं। जिन गवर्नरों का नाम मैल्फॉय ले रहा था, डंबलडोर उन्हीं को मैल्फॉय के खिलाफ गवाह बना देते हैं। ये तो पूरा गेम ही पलट दिया उन्होंने। क्या मूव था। और फिर आते हैं वो दो शब्द जो पूरी बातचीत का रुख बदल देते हैं। जब मैल्फॉय एकदम ताना मारते हुए पूछता है, क्या गुनहगार पकड़ा गया, तो डंबलडोर बिल्कुल शांति से कहते हैं, हाँ पकड़ लिया है। बस इतना कहते ही पूरा गेम बदल जाता है। इसके बाद वो टेबल पर रखते हैं असली हथियार, एक पुरानी सी काली डायरी जिसके बीच में एक छेद है, और अचानक फोकस डंबलडोर की अथॉरिटी से शिफ्ट होकर मैल्फॉय के पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट पर चला जाता है। लेकिन जहां एक तरफ ये बड़े लोग आपस में बहस कर रहे हैं, वहीं असली कहानी खामोशी से चल रही है। सीन का सबसे कमजोर कैरेक्टर डॉबी द हाउस सेल्फ अब सबसे इंपॉर्टेंट सबूत देने जा रहा है। अब डॉबी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसका हर एक एक्शन, हर एक इशारा एक क्लू है। वो जो बोल नहीं सकता वो करके दिखा देगा। ये एक साइलेंट स्क्रीम की तरह है। पहले डायरी, फिर मैल्फॉय, फिर खुद को सजा, और ये बार बार हो रहा है। वो बिना कुछ कहे साफ साफ बता रहा है कि असली गुनहगार कौन है, जिसका नाम लेने की उसमें हिम्मत नहीं है। तो जहां डंबलडोर इस पूरी पॉलिटिकल पजल को जोड़ रहे हैं, वहीं हैरी डॉबी के उन इशारों से सारी कड़ियां जोड़ रहा है। और अब वो कुछ ऐसा करने वाला है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और ये है वो मोमेंट जो सब कुछ बदल देता है। हैरी, एक स्टूडेंट, आगे बढ़कर उस पावरफुल आदमी पर सीधा इल्जाम लगाता है। सीधा कहता है, क्योंकि ये डायरी आपने उसको दी थी। और पूरे कमरे में एकदम खामोशी छा जाती है। और बस अचानक से पावर का पूरा बैलेंस शिफ्ट हो जाता है। अब कंट्रोल उस पावरफुल आदमी के हाथ में नहीं बल्कि उस स्टूडेंट के हाथ में है जिसने सच को देख लिया है। तो जब पावर में बैठे लोग इस तरह से घिर जाते हैं तो वो क्या करते हैं? वो ऐसी चीज मांगते हैं जो इम्पॉसिबल हो। प्रूव इट, साबित करके दिखाओ। ये एक क्लासिक डिफेंस है जब बचने का कोई और रास्ता ना हो। लेकिन उसकी बातों पे मत जाइए, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उसके हाथ कैसे कस रहे हैं, उसका चेहरा, उसकी आंखें। वो ऐसी कहानी बता रहे हैं जिससे उसके शब्द छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। गिल्ट की कहानी, गुनहगार होने की कहानी। तो अब एक तरह का स्टेलमेट हो गया है, एक डेड एंड। एक इल्जाम है लेकिन उसको साबित करने का कोई तरीका नहीं। लेकिन गेम अभी ओवर नहीं हुआ है। फाइनल मूव, सबसे ब्रिलियंट मूव अभी बाकी है। यहां डंबलडोर मैल्फॉय के ही डिफेंस को उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही चालाकी से। उन्हें प्रूफ की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ शक काफी है। वो बस एक वार्निंग देते हैं और मैल्फॉय को एक ऐसी सिचुएशन में फंसा देते हैं जहां से वो जीत ही नहीं सकता। तो हारने के बाद मैल्फॉय वही करता है जो कमजोर लोग करते हैं, अपना सारा गुस्सा अपने से भी ज्यादा कमजोर डॉबी पर निकाल देता है। लेकिन ये छोटी सी बेरहमी उसकी आखिरी और सबसे बड़ी गलती साबित होगी। और मैल्फॉय का ये एक्ट आखिरी चाल के लिए एक परफेक्ट सेटअप बन जाता है। एक ऐसी चाल जो सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाई क्योंकि मैल्फॉय ने अपनी क्रुएल्टी दिखाई। कभी कभी सबसे बड़ी जीत कोर्टरूम में नहीं बल्कि क्लेवनेस के एक मोमेंट में हासिल की जाती है। और ये पूरा सीन हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब किसी के पास प्रूफ ना हो तो क्या इतनी चालाकी दिखाई जा सकती है कि पूरा गेम ही पलट जाए। हैरी पॉटर अपने दोस्त डॉबी की दर्द भरी चीखें सुनता है। डॉबी है बेरहम लूसियस मैल्फॉय के कब्जे में। अब उसे बचाने के लिए हैरी को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, और वो भी तुरंत। और बस यहीं से जन्म होता है एक बहुत ही डेस्परेट और सच कहूं तो एक काफी गंदी सी योजना का। तो हैरी ने क्या किया? देखिए, प्लान बहुत सीधा और तेज था। सबसे पहले उसने वो डायरी उठाई, हाँ वही जो सारे फसाद की जड़ थी। फिर झट से अपना चिपचिपा गंदा मोजा उतारा, उस डायरी को मोजे के अंदर ठूंसा और बस लूसियस मैल्फॉय को रोकने के लिए अंधेरे गलियारे में दौड़ पड़ा।
और अब शुरू होती है असली मौजे की चाल। हैरी मैल्फॉय और डॉबी के ठीक सामने पहुंच चुका है, अपना जाल बिछाने के लिए एकदम तैयार। ये एक ऐसा दांव है जहां सब कुछ इस बात पर टिका है कि उसकी ये अजीब और गंदी सी चाल काम करती भी है या नहीं। और फिर वो पल आ ही जाता है जब सब कुछ दांव पर लगा है। हैरी हांफते हुए मैल्फॉय के सामने जाकर खड़ा होता है और कहता है, मिस्टर मैल्फॉय, मेरे पास आपके लिए कुछ है। और बस इन चंद शब्दों के साथ ही वो अपनी हिम्मत वाली योजना को अंजाम देना शुरू कर देता है। ये देखिए, यही है वो निर्णायक पल। हैरी जबरदस्ती उस बदबूदार मोजे में लिपटी हुई डायरी को सीधा ल्यूशियस मैल्फॉय के हाथ में थमा देता है। बस इसी एक हरकत से पूरी बाजी पलटने वाली है। अब मैल्फॉय को तो घिना रही है, वो उस मोजे को डायरी से नोचकर दूर फेंक देता है। बेचारे को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसने अनजाने में ही एक जादुई नियम को एक्टिवेट कर दिया है। और उसका घमंड तो देखिए, वो हैरी को धमकी दे रहा है, कह रहा है, एक दिन तुम्हारा अंजाम भी तुम्हारे माता पिता जैसा ही होगा, हैरी पॉटर। उसे तो पता भी नहीं कि अभी अभी उसके अपने ही हाथों ने क्या कर डाला है। तो आखिर हुआ क्या? असल में यहां एक जादुई कानून का इस्तेमाल हुआ है, एक ऐसा लूपहोल, एक ऐसी कमी जिसे हैरी ने बहुत ही चालाकी से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। अब डॉबी के ही शब्दों में सुनते हैं, जो हैरानी और खुशी से भरे हुए हैं। वो कहता है, मालिक ने एक मोजा दिया है, मालिक ने उसे फेंका और डॉबी ने उसे पकड़ लिया और डॉबी आजाद है। तो इसके पीछे का जादुई नियम क्या है? वो है हाउस एल्फ की मुक्ति। नियम बहुत सीधा है, एक हाउस एल्फ को गुलामी से तभी आजाद किया जा सकता है जब उसका मालिक उसे कोई कपड़ा तोहफे में दे। अच्छा, अब यहां इस धोखे को ठीक से समझते हैं। एक तरफ मैल्फॉय की हरकत, उसका इरादा क्या था? एक गंदे मौजे को घिन से फेंक देना। लेकिन दूसरी तरफ जादुई नतीजा क्या निकला? कानूनी तौर पर यह एक कपड़े का तोहफा बन गया। मतलब उसका इरादा तो था कचरा फेंकने का, लेकिन अनजाने में उसने अपने ही सेवक को आजाद कर दिया। और बस इसी एक पल के साथ बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है। मालिक और सेवक के बीच जो पावर का बैलेंस था, वो हमेशा हमेशा के लिए बदल गया है। और जैसे ही मैल्फॉय को यह बात समझ आती है, वो गुस्से से चिल्लाता है, तुमने मेरा सेवक मुझसे छीन लिया लड़के। और ये कहते हुए वो हैरी पर झपटता है। लेकिन अब डॉबी एक आजाद एल्फ है, और आजाद होने के बाद उसका सबसे पहला काम क्या है? अपने बचाने वाले की रक्षा करना। वो जोर से चिल्लाता है, तुम हैरी पॉटर को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। बैंग! एक जोर का धमाका होता है। डॉबी अपनी नई नई मिली आजादी की ताकत का इस्तेमाल करता है और उसका पुराना मालिक मिस्टर मैल्फॉय हवा में उड़ता हुआ सीढ़ियों से नीचे जा गिरता है। ये तस्वीर अपने आप में सब कुछ कह रही है। यह है पावर का ट्रांसफर, जो एक मोजे की वजह से मुमकिन हुआ। डॉबी, जो कुछ पल पहले तक एक गुलाम था, अब अपने पुराने मालिक पर हावी है और उसे अपनी उंगली दिखाकर धमका रहा है। डॉबी के पावरफुल शब्द सुनिए, तुम अब जाओगे, तुम हैरी पॉटर को हाथ नहीं लगाओगे, तुम अब जाओगे। उसका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो चुका है, वो अब कोई गुलाम नहीं रहा। अब लूशियस मैल्फॉय के पास कोई चारा नहीं बचा है। वो हार मानकर गुस्से में घूरता हुआ वहां से चला जाता है। और इस तरह एक मामूली से मोजे की बदौलत एक हाउस एल्फ हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। और डॉबी की खुशी उसकी पतली तीखी आवाज में साफ झलक रही है। वो चीख रहा है, हैरी पॉटर ने डॉबी को आजाद किया, हैरी पॉटर ने डॉबी को आजाद कर दिया। और फिर एक आखिरी जोर की क्रैक जैसी आवाज आती है और डॉबी गायब हो जाता है। इस ड्रामेटिक एग्जिट के साथ ही वो अपनी नई आजाद जिंदगी की शुरुआत करने निकल पड़ता है। आजादी की असली कीमत आखिर है क्या? क्या यह सिर्फ कानूनों और लूप होल्स का खेल है, या फिर इसके लिए हिम्मत, दोस्ती की वफादारी और हाँ, सही समय पर सही जगह फेंके गए एक गंदे मोजे की भी जरूरत होती है? तो हैरी पॉटर का दूसरा साल क्या उथल पुथल भरा था, रहस्यमयी तहखाना, बेसिलिस्क, सब कुछ। लेकिन जब ये सब खत्म हुआ तो क्या हॉगवर्ट्स वापस नॉर्मल हो गया? मतलब सच में? जी, तहखाने का वो भयानक राज खुल चुका है और हॉगवर्ट्स ने एक लंबी राहत की सांस ली है। वो जो डर और एक अजीब सा तनाव था ना, वो अब पूरी तरह से जश्न में बदल गया था। बिल्कुल वैसा ही जैसे किसी बड़े तूफान के गुजर जाने के बाद सुबह सुबह एक नई चमकीली धूप निकलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चीजें वापस नॉर्मल कैसे हुईं। मतलब वो जो जश्न का माहौल था और कुछ लोगों से जो छुटकारा मिला, उसमें क्या क्या हुआ था। तो साल के अंत वाली दावत शुरू हुई और भाई एक के बाद एक धमाके हुए, मतलब अच्छी खबरों के धमाके। सबसे पहले ग्रिफिंडोर ने लगातार दूसरे साल हाउस कप जीत लिया। फिर
हैरी और रॉन को पूरे 400 पॉइंट्स मिले उनकी बहादुरी के लिए। और स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे बड़ी ट्रीट थी, सारी की सारी एग्जाम्स कैंसिल। और हाँ, एक और बोनस, प्रोफेसर लॉकहार्ट अगले साल नहीं लौट रहे थे। अब जरा सोचिए, पूरा हॉल एग्जाम्स कैंसिल होने पे चिल्ला रहा है, खुश हो रहा है, और उसी बीच एक आवाज आती है, ओ नहीं, कौन हो सकता है? बिल्कुल सही, हमारी अपनी हरमाइनी ग्रेंजर। यही तो वो बात है जो हरमाइनी को हरमाइनी बनाती है ना? और रॉन का सार्काज़म तो हमेशा टॉप पर रहता है। लॉकहार्ट के जाने की खबर पर जब सब लोग चैन की सांस ले रहे थे, रॉन क्या कहता है, अरे बुरा हुआ, वो तो मुझे पसंद आने लगे थे। कमाल की बात तो यह है कि कुछ टीचर्स ने भी इस बात पर तालियां बजा दी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सब लोग लॉकहार्ट से कितने परेशान थे। तो साल के अंत तक ना स्कूल का पूरा डायनामिक्स ही बदल गया था। वो ड्रैको मैल्फॉय जो पहले ऐसे ऐड कर चलता था मानो स्कूल का मालिक वही हो, अब एकदम नाराज और मुंह लटकाए घूमता था। और दूसरी तरफ जिनी वीजली पूरे साल के उस खौफ से निकलकर अब वो वापस पहले की तरह खुश थी, खिलखिला रही थी। चलिए, अब सीन बदलता है। अब हम आ गए हैं हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस पर। ये सफर मतलब जादू के वो आखिरी कुछ घंटे। ये वो कीमती वक्त था जब स्टूडेंट्स अपनी जादुई दुनिया को जी भर कर जी सकते थे, गर्मियों की छुट्टियों से ठीक पहले। और हैरी और उसके दोस्त वो इन आखिरी पलों का पूरा मजा ले रहे थे। क्या क्या नहीं किया उन्होंने। एक्सप्लोडिंग स्नैप खेला, फ्रेड और जॉर्ज के जो बचे खुची फिलिबस्टर पटाखे थे वो फोड़े, और तो और एक दूसरे पे डिसआर्मिंग स्पेल्स की प्रैक्टिस भी कर डाली। ये दिखाता है कि वो अपनी दोस्ती और इस जादुई दुनिया को कितना एंजॉय करते थे। और इसी ट्रेन के सफर में एक बड़ा ही मजेदार वीजली सीक्रेट भी सामने आता है। वो परफेक्ट प्रीफेक्ट पर्सी, आखिर वो सबसे क्या छिपा रहा था? किंग्स क्रॉस स्टेशन बस आने ही वाला था कि हैरी को अचानक कुछ याद आया। उसने सीधा जिनी से पूछ लिया, जिनी, तुमने पर्सी को ऐसा क्या करते हुए देख लिया था जो वो चाहता था कि तुम किसी को ना बताओ? बड़ा सवाल था ये। आखिर ऐसा क्या राज था पर्सी का? और राज का खुलासा हुआ। राज ये था कि पर्सी की एक गर्लफ्रेंड है, और कोई ऐसी वैसी नहीं, रेवेनक्लॉ की प्रीफेक्ट पेनेलोपी क्लियरवाटर। जिनी ने पूरी कहानी बताई कि कैसे पर्सी गर्मियों में उसी को खत लिखता था और स्कूल में भी दोनों छिप छिप कर मिलते थे। अब जिनी ने फ्रेड और जॉर्ज से वादा तो ले लिया कि वो पर्सी को तंग नहीं करेंगे। फ्रेड का जवाब क्या था? अरे सपने में भी नहीं सोचेंगे। लेकिन उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी ना, वो साफ बता रही थी कि उसके लिए तो क्रिसमस जल्दी आ गया है। और जॉर्ज ने भी वही बात दोहरा दी हंसते हुए, हाँ बिल्कुल नहीं, मतलब ये तो तय था कि अब पर्सी की जिंदगी आसान नहीं रहने वाली। वीजली भाई बहनों का एक टिपिकल मजेदार मोमेंट था ये। और फिर माहौल एकदम बदल जाता है। ट्रेन किंग्स क्रॉस पर रुकती है और वो मुश्किल पल आ जाता है जब जादुई दुनिया से मगल दुनिया में कदम रखना पड़ता है। वो बैरियर क्रॉस करने का समय। स्टेशन पर उतरकर हैरी एक पार्चमेंट के टुकड़े पर अपना टेलीफोन नंबर लिखकर रॉन और हरमाइनी को देता है। जरा सोचिए, ये सिर्फ कुछ नंबर नहीं थे, ये उन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को जोड़ने वाला एक छोटा सा नाजुक सा पुल था। एक उम्मीद थी कि वो गर्मियों की छुट्टियों में भी किसी तरह जुड़े रहेंगे। और फिर प्लेटफॉर्म पर हरमाइनी बहुत ही मासूमियत से एक सवाल पूछती है। वो कहती है, तुम्हारे आंटी और अंकल को तुम पर बहुत गर्व होगा, है ना, जब वो सुनेंगे कि तुमने इस साल क्या क्या किया। उसे सच में लगता था कि डर्सलीज को हैरी की बहादुरी पर फख्र होगा। ये दिखाता है कि वो बेचारी हैरी की असली जिंदगी के बारे में कितना कम जानती थी। और हैरी का जवाब वो उस कड़वी सच्चाई को सामने ले आता है जहां उसे वापस जाना था। वो कहता है, गर्व? क्या तुम पागल हो? इतनी बार मैं मरते मरते बचा और फिर भी बच गया। वो लोग तो इस बात पर मुझसे और भी ज्यादा नाराज होंगे। ये जो डार्क ह्यूमर था ना, इसने हरमाइनी और रॉन को एकदम चौंका दिया। और ये हमें भी याद दिलाता है कि हैरी के लिए घर का मतलब असल में क्या था। और बस इसी पल के साथ वो तीनों मगलू दुनिया के गेटवे से गुजर जाते हैं। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अपनी एक दुनिया को अपने साथ दूसरी दुनिया में कैसे लेकर जाते हैं? जब माहौल बदल जाता है, जगह बदल जाती है, तो हम अपनी यादों को, अपने रिश्तों को और खुद अपनी पहचान को कैसे संभाल कर रखते हैं?